नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है कि एनसीईआरटी के वीडियोज़ खास तौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए। तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे अध्याय नंबर 5 जिसमें हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। आपके रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, आपके भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं और दहन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है। आप अगर बीच में से लेक्चर देखने आए हैं तो ये चीज़ें आपको बहुत कम समझ में आएगी। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लेलिस्ट पर जाइए। चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आपको क्लास 7 की जो साइंस है उसकी प्लेलिस्ट आपको अलग से मिल जाएगी और आप प्रत्येक लेसन लाइन बाय लाइन इस प्रकार से समझ सकते हैं। और जो क्लास 7 के विद्यार्थी देख रहे हैं तो उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आप एनसीईआरटी बाय विक्रम 7th क्लास अलग से प्लेटफॉर्म आपको बना दिया गया है। आपको उस पे वैसे वीडियो नहीं मिलेंगे, यही वीडियो हमने उसकी प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए हैं गए हैं। जब आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाएंगे तो आपकी कक्षा के आपको सभी विषय लाइन बाय लाइन पढ़ाए हुए मिल जाएंगे, साथ में क्वेश्चन आंसर की प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। तो मैं आशा करता हूँ कि जानकारी आपको समझ में आ गई होंगी। तो पिछले पार्ट आप ज़रूर देखें प्लेलिस्ट में जाके। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्या परिवर्तन स्थायी है। मैंने आपको लास्ट में बताया था जब हमने पहला पार्ट पढ़ा था कि जो हमने पूछा था क्या परिवर्तन स्थायी है, मतलब कि एक बार जो चीज़ बन गई वो परिवर्तन हो गया, क्या दोबारा हम वापस नहीं जा सकते। तो हमने दो उदाहरण देखे थे। पहला देखा था, एक हमने पानी से बर्फ बना दी थी। क्या हम बर्फ से दोबारा पानी नहीं बना सकते? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। हमें उसका तापमान बढ़ाना पड़ेगा, उष्मा देनी पड़ेगी, दोबारा पानी बन जाएगा। लेकिन क्या आपने एक लकड़ी को जला दिया, दोबारा राख बन गई, तो क्या राख से दोबारा लकड़ी बन सकती है? आप कहेंगे नहीं बन सकती। तो इसका मतलब हमने कुछ परिवर्तन तो ऐसे हैं जो हम दोबारा पहली अवस्था में आ सकते हैं और कुछ परिवर्तन ऐसे जिसमें हम दोबारा पहली अवस्था में नहीं आ सकते। तो उन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है अभी। जब किसी वस्तु में परिवर्तन हो जाता है तो क्या हम उसे पुनः उसके मूल रूप में ला सकते हैं? ये चीज़ आपको सोचनी है भी, और मैंने आपको ये चीज़ें समझा भी दी। अब तक हमने जिन परिवर्तनों पर चर्चा की है उनके विषय में वार्तालाप किया है, उन पर पुनः विचार कीजिए भी। एक बार दोबारा जो-जो परिवर्तन हमने सोचे हैं, पढ़े हैं, उन पे दोबारा विचार करना है। इनमें से हम किस वस्तु या पदार्थ को पुनः उसी स्वरूप में वापस ला सकते हैं, जिस रूप में हमने क्रियाकलाप आरंभ किया था? अपने अवलोकनों को तालिका 5.2 में लिखिए भी। बर्फ के टुकड़ों का पिघलना वापिस आ जाएगा? पानी से बर्फ दोबारा बन जाएगी? हाँ सर, आप कहेंगे मूल अवस्था में लाया जा सकता है। सब्जियाँ काटना भी, आपने सब्जियाँ काट दी एक बार, क्या दोबारा से दोबारा मान लें कोई सब्जी थी आपकी, कौन-सी सब्जी अच्छी लगती है आपको? भिंडी। तो भिंडी थी आपने काट दी, तो काटने के बाद दोबारा वो भिंडी बन जाएगी क्या? आप कहेंगे सर नहीं बनेगी। सब्जी पकाने के बाद क्या दोबारा वो कच्ची हो सकती है? सर नहीं होंगी भी। जल का उबलना, हाँ सर, जल का उबलना वापिस आ सकता है। आपने एक बार जल को उबाल दिया, थोड़ी समय बाद वो गर्म हो जाएगा, दोबारा से वो ठंडा हो जाएगा। ठीक है? मक्का से पॉपकॉर्न बनना भी, मक्का थी, आपने गरम के उसको पॉपकॉर्न बना दिया। पॉपकॉर्न पता है ना? कि जो मक्का को, जब मक्का तो वैसे तो ऐसी ही होती है आपका एक दाना चने के टाइप की, लेकिन जब आपको गरम करते हो तो फूल के एक फूल जैसी बनती है, वो पॉपकॉर्न होता है। तो वो अगर बन गया तो दोबारा से उसको आप मक्का नहीं बना सकते भी। तो यहाँ देखिए कि जिस वस्तु या पदार्थ से हमने क्रियाकलाप आरंभ किया था उसे पुनः उसके मूल स्वरूप में आना यह दर्शाता है कि हमारा द्वारा किए गए परिवर्तनों को उत्क्रमित किया जा सकता है। उत्क्रमित का मतलब क्या होता है? वापिस उसी स्टेज में भी। उत्क्रमित मतलब वापिस बैक करना, ये मान लीजिए भी। ठीक है? इसने कहा कि हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया था अभी, ठीक है? कहाँ कहीं से कोई चीज़ हमने करनी स्टार्ट की थी। मान लो तो हमने पानी लिया था। क्या लिया था? पानी लिया था अभी, ठीक है? हमने क्या किया, फ्रिज में रख के इसकी क्या बना दी? बर्फ़ बना दी भी। क्या बना दी? बर्फ़। ठीक है? तो हमने वापस इसका बाहर निकाल के इसको क्या कर दिया, सामान्य तापमान पे पानी बना दिया, तो वापस उत्क्रमित किया जा सकता है। उत्क्रमित मतलब उसी पहले वाले स्वरूप में लेके आना, किसी चीज़ में परिवर्तन होने के बाद पहले वाले अगर स्वरूप में कोई चीज़ आ गई उसको क्या बोलते हैं हम? उत्क्रमित होना। क्या होना? उत्क्रमित होना भी, ठीक है? उदाहरण के लिए जब बर्फ पिघल जाती है तो इसे पुनः बर्फ में परिवर्तित किया जा सकता है। इसी प्रकार जब जल वाष्पित होता है तो इसे वाष्प को संघनित करके इसे पुनः जल में परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब आपने पानी था,
आपने गरम किया और भाप में बदल गया। अब आप सोचते होंगे कि भाप को तो दोबारा भाप बन गई तो बन गई, अब दोबारा पानी नहीं कर सकते। लेकिन यदि आप एक प्रखंडली के माध्यम से एक ऐसा सिस्टम बना दें कि वो जो भाप है ना, वो किसी और उसमें स्टोर हो जाए भी, किसी और पात्र में, जब आप उसको ठंडा करेंगे तो भाप भी क्या दोबारा पानी में बदल जाएगी भी। ये रहा। इसी प्रकार जब जल वाष्पित होता है तो इस वाष्प को संघनित करके पुनः जल में परिवर्तित किया जा सकता है भी। ठीक है, संघनित मतलब कि वापस ठंडा करके होता है। संघनित क्या होता है? वापस ठंडा करके भी। तथापि कुछ परिवर्तनों को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता भी। ये आपकी साइंस की टर्म है, उत्क्रमित का आपको ध्यान रखना है कि इंग्लिश में बोलते हैं इसको रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल वापिस, इरिवर्सिबल जो वापिस उसी अवस्था में न जाए, उसी स्वरूप में बोलेंगे आप। क्या बोलेंगे? उसी स्वरूप में न जाए भी। ठीक है, उसको इरिवर्सिबल। तो उत्क्रमित नहीं होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो उत्क्रमित नहीं होंगे, क्योंकि परिवर्तन के बाद हम उसे मूल रूप या पदार्थ प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि दोबारा उसी मूल रूप में नहीं जाएंगे भी, मूल रूप और स्वरूप में नहीं जाएंगे। उदाहरण के लिए कटी हुई सब्जियां अपने मूल स्वरूप में नहीं लौट सकती, ये आपको बता दिया, दोबारा नहीं लौट सकती। इसी प्रकार पॉपकॉर्न बनाने के पश्चात इसे पुनः मूल अवस्था में नहीं लाया जा सकता। एक बार पॉपकॉर्न फूल गए तो फूल गए भी। इस प्रकार हम आसपास के परिवर्तनों का समूहीकरण इस आधार पर कर सकते हैं। तो एक तो हमने किस आधार पे किया था पदार्थों का समूहीकरण, कि जो आपके परिवर्तन, आपके रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। अब कहा कि हम परिवर्तनों का समूहीकरण एक और प्रकार पे कर सकते हैं, कि ऐसे परिवर्तन जो उत्क्रमित हो सकते हैं, उत्क्रमित मतलब जो वापस उसी स्टेज में पहुंच जाए, तथा ऐसे परिवर्तन जो उत्क्रमित नहीं हो सकते भी। ठीक है, तो क्या सभी परिवर्तन, तो आपको अब आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि उत्क्रमित कौन से हैं और आपके उत्क्रमित नहीं होने वाले कौन से? अब मुझे अब जल्दी से जवाब दे दीजिए कि एक बच्चा था, उसने क्या किया? कागज को जला दिया। ये उत्क्रमित है या फिर उत्क्रमित नहीं होने वाला है? आप कहेंगे सर उत्क्रमित होता उल्टा जाना भी। तो हम कागज की राख बन गई, तो ये उत्क्रमित नहीं होने वाला आपका परिवर्तन हो गया। कागज की क्या बन गई? राख बन गई भी। ठीक है, तो उत्क्रमित और उत्क्रमित नहीं होने वाले प्रवर्स आपको समझ में आ गए होंगे परिवर्तन। ठीक है, आपको बताना सब्जी का पकाना उत्क्रमित या उत्क्रमित नहीं होने वाला? आप कहेंगे सर ये उत्क्रमित नहीं है, एक बार सब्जी पक गई तो कच्ची सब्जियां हम नहीं बना सकते दोबारा से उनको परिवर्तन करके भी। अब आपसे पूछेगा मोम का पिघलना भी। आप कहेंगे सर मोम का पिघलना है ना, तो वो आपका क्या है? या फिर मोम का जमना, तो वो क्या है? आपका उत्क्रमित है, क्योंकि हम दोबारा उसको पिघला भी सकते हैं मोम को, और दोबारा आपको उसको जमा भी सकते हैं। लेकिन मोम का अगर जलना आ जाए ना, मोम के वाष्प का जलना, अगर वाष्प जल गया, उसकी लाइट और ऊर्जा आपको मिल गई, वो क्या हो जाएगा? उत्क्रमित नहीं होगा। अब दोबारा उसका हम मोम नहीं बनाएंगे, एक बार जल गया तो जल गया। ठीक है, मोम का पिघलना आपका उत्क्रमित में आ जाएगा। थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा दिमाग पे जोर दोगे तो आपको समझ, क्योंकि मोम पिघला है अभी, वो जला नहीं है। पिघल के दोबारा हम उसको क्या है कि उसको जमा सकते हैं। अब यहाँ से क्या सभी परिवर्तन वांछनीय है? वांछनीय मतलब कि हमारे जीवन में अनेक परिवर्तन होते हैं। उदाहरण के लिए दूध का दही में बदलना वांछनीय, मतलब हमें जो जरूरत है अभी, हमें ज़रूरत है भी। मतलब क्या सभी परिवर्तन ज़रूरी होते हैं, हमारे लिए लाभदायक होते हैं? जो लाभदायक है ना परिवर्तन, वो तो क्या है? वांछनीय है, हमें हमारे लिए अच्छा है। जो हमें चाहते नहीं, हमारी मर्ज़ी के बगैर हो रहा है, वो क्या है? अवांछनीय। जो हमें नुकसान पहुँचा रहा, वो क्या है? अवांछनीय है। अब आप मुझे बताइए, दूध का दही में बदलना भी, दूध का दही बदल गया, परिवर्तन है। पहले तो मुझे ये बता दीजिए कि उत्क्रमित है या नहीं? आप कहेंगे उत्क्रमित नहीं है, एक बार दही बन गया तो बन गया, दोबारा दूध नहीं बनेगा। तो क्या परिवर्तन हमें ये हमारे लिए आवश्यक है? क्या हमारे लिए फ़ायदेमंद है? हाँ सर, हमें हमारे लिए फ़ायदेमंद है, अच्छा बाद में घी मिलता है, हमें दही मिल जाता है। लेकिन लोहे को जंग लगना, आप कहेंगे सर लोहे को जंग लगना तो हमारी चीज़ें खराब हो रही हैं, तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी होता है ना, लोहे को जंग लगता है ना, तो ये क्या है? अवांछनीय, जिसकी हमें ज़रूरत भी नहीं है, फिर भी हो रहा है। ऐसे परिवर्तन कहलाते हैं अवांछनीय। चलिए, तो हम इसी के आधार पे अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं भी, अवांछनीय के। हमारे दैनिक जीवन में अनेक उपयोगी परिवर्तन होते हैं भी। उपयोगी मतलब जो हमारे काम के, हमारे लिए लाभदायक है भी। उदाहरण के लिए दूध का दही बनना, फलों का पकना। फल पकने चाहिए या नहीं पकने चाहिए? आप कहेंगे सर पकने चाहिए। ठीक है,
फलों को काटना, भोजन पकाना, ये सभी वांछनीय परिवर्तन हैं। क्या आप अपने चारों ओर होने वाले कुछ अन्य वांछनीय परिवर्तनों के विषय में सोच सकते हैं? कुछ आप अपने आसपास के परिवर्तन में देखना कि जो आपके लिए ज़रूरी है, आपके लिए लाभदायक है, परिवर्तन आप कमेंट में लिख सकते हैं। इसके विपरीत कुछ परिवर्तन अवांछनीय भी होते हैं। उदाहरण के लिए लोहे में जंग लगना या भंडारण के दौरान खाद्य पदार्थ का अक्षय होना, कि आपने कुछ चीज़ स्टोर कर ली और पदार्थ कुछ खराब हो गए भी। आपने क्या किया कि आपने अचार रख दिया, आपने देखा कि 2 दिन बाद तो अचार खराब हो गया, या आपकी सब्जियाँ खराब हो रही हैं, रोटियाँ खराब हो रही हैं, ठीक है, समय के साथ। तो ये ऐसा क्यों है? ये परिवर्तन क्या वांछनीय है? आप कहेंगे ये परिवर्तन वांछनीय नहीं। अगर रोटियाँ हमेशा ताज़ा रहें तो कितना फ़ायदा होगा? यदि कोई चीज़ खराब न हो खाने-पीने वाली, कि चाहे 100 साल निकल जाए, आम है वो, आम ही रहे, कि वो ये नहीं कि पक के बिल्कुल तरह गल-सड़ जाए। तो ये परिवर्तन क्या है? अवांछनीय, जो नहीं होने चाहिए भी। एक अवांछनीय परिवर्तन किंतु कुछ अन्य परिस्थितियों में वांछनीय भी हो सकता है भी, ठीक है? एक क्या है आपका अवांछनीय परिवर्तन, जो हमें नहीं चाहिए, लेकिन कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, वो वांछनीय हो जाएगा। कैसे भी? अब ध्यान से समझना मेरी बात, एक बार इसको देखो आप, फिर मैं आपको आपकी भाषा में समझाऊँगा। एक अवांछनीय परिवर्तन कुछ अन्य परिस्थितियों में वांछनीय भी हो सकता है। उदाहरणतः भोजन का अपघटन, जो खाद्य अपशिष्ट को खाद में परिवर्तित करने में बहुत लाभदायक होता है। अब देखिए भी, एक परिवर्तन भोजन का गलना-सड़ना, ये तो क्या है आपका कि अवांछनीय है, कि आपके पास क्या था कि भोजन था अभी, क्या था? भोजन था आपका, आपकी सब्जियाँ रखी हुई थी, तो वो क्या हो गई आपकी? खराब हो गई भी। क्या हो गई? खराब हो गई। सब्जियाँ क्या हो गई? खराब होगी। आप कहेंगे सर ये तो अवांछनीय है, मेरी सब्जी खराब नहीं होनी थी। लेकिन इस परिवर्तन में क्या होता है कि ये सब्जियां खाद में बदलती हैं। किसमें बदलती हैं? खाद में। लेकिन जब आप इस पहलू को देखते हैं ना, कि आपकी जो वेस्टेज था वो किस में बदल गया? खाद में बदल गया। तो ये क्या हो गया? वांछनीय। कि पहली नज़र में आपने देखा कि आपकी सब्जियां खराब हो गई, तो आपने सोचा कि सर ये परिवर्तन तो क्या था? अवांछनीय था, मेरी सब्जियां नहीं खराब होनी थी। लेकिन आपने देखा कि जो आपके छिलके वगैरह भी है ना, ये भी सब किस में बदल गए? खाद में बदल गए। तो वही परिवर्तन जो अब तक अवांछनीय दिख रहा था आपको, वो क्या है? वांछनीय है। ठीक है? वांछनीय क्या होता है कि जो आपके लिए लाभदायक है, जो आपको फ़ायदा करे, वो परिवर्तन क्या कहलाएगा? वांछनीय। मानवीय क्रियाकलापों के कारण वर्षों से हो रहे कुछ परिवर्तनों का पर्यावरण पर दीर्घकालीन प्रभाव हो रहा है अभी। ठीक है? तो मानव के क्रियाकलापों के द्वारा, मानव ने अपने कामों के द्वारा, तो आपको बताया है कि आपके जो काम है ना, वो अच्छे नहीं है। आपके मतलब, मैं स्पेशल आपको नहीं कह रहा, मानव के जो काम है वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, खासकर पर्यावरण के तौर पर हम देखें तो। मानवीय क्रियाकलापों के कारण वर्षों से हो रहे कुछ परिवर्तनों का पर्यावरण पर दीर्घकालीन प्रभाव हो रहा है। उदाहरण के लिए कारों, रेलों, हवाई जहाजों आदि में ईंधन की बढ़ती खपत के कारण दिन प्रतिदिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है अभी। ठीक है? मानव के ही तो क्रियाकलाप हैं, मानव ही तो परिवर्तन कर रहा है, और मानव ने इतने सारे ये व्हीकल बना दिए, फैक्ट्रियां लगा दी, इनसे धुआं निकल रहा। धुएं में मेनली क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, और वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ रही है। दीवारों, दरवाजों, उपसर, ये वर्ड याद रखना भी इम्पोर्टेंट है हिंदी का। आपको कहीं न कहीं आप शब्दों का ही तो खेल है सभी भाषाओं में, सभी विषयों में, कि आप ये याद रखना उपस्कर। ये क्या होता है? फर्नीचर भी। फर्नीचर की हिंदी आपसे पूछ लेगा उपस्कर, तो आपको किसी को पता नहीं चलेगा अभी। ठीक है? हिंदी में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया उपस्कर क्या होता है, या फिर उपस्कर शब्द का अर्थ बताइए, तो आपको समझ में आ गया ये फर्नीचर होता है। आदि पर रंग-रोगन सूखने के दौरान वाष्पीकरण की प्रक्रिया में अनेक पदार्थ निकलते हैं, जिससे वायुमंडलीय प्रदूषण होता है अभी। जो हम ये करते हैं ना, फर्नीचर वगैरह पे पेंट वगैरह करते हैं, तो जब ये सूखता है ना, तो इसका क्या होता है? वाष्पीकरण होता है। तो बहुत सारे जो हानिकारक पदार्थ हैं, क्योंकि गीला था, सूखेगा कब? जब इसमें से वाष्प बन के पानी निकलेगा, तो उस पानी में क्या बहुत सारे क्या हानिकारक पदार्थ होते हैं, जो आपके पेंट वगैरह में से निकलते हैं। वो भी क्या इसको वायुमंडल को दूषित करते, वायु को दूषित करते हैं अभी। ठीक है? अब है आपका धीमी गति से होने वाले कुछ परिवर्तन भी। ठीक है? हमने कितने परिवर्तन पढ़ लिए? तो सर हमने पढ़ा था भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन से स्टार्ट किया था। हमें पता चल गया भौतिक परिवर्तन, उसमें क्या है कि स्वरूप चेंज होता है, मूल रूप वही रहता है। रासायनिक परिवर्तन, स्वरूप के साथ-साथ मूल रूप भी चेंज होता है, नया पदार्थ बनता है। दूसरा उत्क्रमित परिवर्तन और
उत्क्रमित नहीं होने वाला। जो वापस उसी अवस्था में आ जाए उत्क्रमित है, वापस उसी अवस्था में नहीं आ जाए तो क्या आ जाएगा? उत्क्रमित नहीं होने वाला परिवर्तन है। फिर हमने पढ़ा वांछनीय, जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है वो वांछनीय है और जो हमारे को नुकसान पहुँचाता हो अवांछनीय है। और कई बार अवांछनीय परिवर्तन हमारे लिए अलग परिस्थिति में क्या हो जाएगा? वांछनीय हो जाएगा। ये चीज़ें हमने मेनली अब तक पढ़ी है। अब हम पढ़ रहे हैं धीमी गति से होने वाले कुछ प्राकृतिक परिवर्तन। ध्यान रखना, प्राकृतिक परिवर्तन मतलब ऑटोमेटिक ये परिवर्तन हो रहे हैं अभी। क्या आपने चित्र 5.10 कैम के अनुसार पहाड़ों के धरातल पर रेत, मृदा और पत्थरों के ढेर देखे हैं अभी? इन्हें तलछट कहा जाता है अभी। ठीक है, इसने कहा कि जो पहाड़ों के ढलान है ना, नीचे आते हैं उनमें छोटे-छोटे कंकड़ पत्थर वगैरह आपको मिलेंगे भी। ठीक है, ये कैसे बने हैं भी? ये उन भौतिक परिवर्तनों द्वारा बनते हैं जो बड़ी चट्टानों को छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। जलवायुगत परिस्थितियों के कारण तापमान में परिवर्तन, पेड़ों की बढ़ती जड़ें, चट्टानों की दरारों के भीतर जल के जमने से भी वे चट्टानें छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। अब मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊँगा ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो। पहली चीज़ तो क्या होती है कि तापमान का अंतर भी। कोई भी चीज़ आपको पता है कि जब तापमान कम होगा तो चीज़ सिकुड़ेगी और तापमान बढ़ेगा तो वो चीज़ फैलेगी। ठीक है? तो क्या होता है कि लाखों करोड़ों वर्ष के दौरान दिन में आपका तापमान बढ़ता, चट्टानें फैलती आपको दिखती नहीं, कहेंगे सर हमें तो पत्थर दिखता ही नहीं। फिर वो क्या है? सर्दियों में फिर इस प्रकार से ये करोड़ों वर्षों के दौरान कितनी बार फैले होंगे और होंगे तो कमज़ोर हुए होंगे। ठीक है? इस कारण ये टूट सकते हैं। आपको समझ में आ रहा है ना? उसपे क्या होता है? वर्षा भी होती है आपकी। ठीक है? आँधी से क्या है कि बहुत छोटे-छोटे कण टकराते रहते हैं। ठीक है? आप किसी भी चीज़ को लेके एक छोटी-सी चम्मच, जैसे आपने इंस्टाग्राम पे वीडियो तो चम्मच से वो दीवार को खोद रहा, बार-बार टक, टक, टक करते ना, तो वो हज़ारों करोड़ों के दौरान पता नहीं कितने कण उस चट्टान से टकराए होंगे, फिर वो चट्टान कमज़ोर हुई होगी। फिर उस मान लेते हैं उस चट्टान में कोई दरार आ गई, दरार आने के बाद इस प्रकार की चट्टान में दरार आ गई, जब कोई पौधा यहाँ पे खड़ा है तो उस पौधे की जड़ें इसके अंदर जाएंगी तो जड़ें क्या होंगी? मोटी होंगी, तो इसको क्या है कि तोड़ने की कोशिश करेंगी। ये कारण बता दिया आपको पौधों की जड़ें। फिर क्या है कि मान लेते हैं कि इसमें क्या हो गया, पानी भर गया किसी कारण, जब तापमान ठंडा हुआ तो ये पानी जमेगा और जब पानी जमेगा तो क्या होगा, उसको और खोलने की कोशिश, क्योंकि पानी का आयतन जमने पर बढ़ता है अभी। तो आप देखना कि आप जब वो करेंगे ना, बर्फ जमाएँगे तो पानी आप बिल्कुल भर के रख देना, बर्फ थोड़ी-सी आपको ऊपर मिलेगी क्योंकि पानी क्या है अपना आयतन बढ़ाता है अभी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी अब कि ये भौतिक उन परिवर्तनों, ये भौतिक परिवर्तन परिवर्तनों द्वारा बनते हैं जो बड़ी चट्टानों को छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। बड़ी चट्टानों को छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं क्योंकि आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? आपको कंकड़ दिखाई दे रहे हैं। वो कंकड़ कैसे बने हैं? वो बड़ी चट्टानों के टूटने से बने हैं और वो आपके को क्या है, कौन से कारण हैं उनको टूटने में? तो वो मैंने आपको बता दिया कि जलवायुगत परिस्थितियों के कारण, जलवायुगत मतलब जो वहाँ की जलवायु है उसके कारण। जैसे तापमान का घटना बढ़ना बता दिया मैंने आपको, पेड़ों की बढ़ती जड़ें, चट्टानों की दरारों के भीतर जल के जमने से वे चट्टानें छोटे टुकड़ों में टूट सकती हैं। अब आपको क्लियर हो गया चट्टानें कैसे टूटती हैं, तीनों कारण बता दिए मैंने, पौधों की जड़ें बता दी, तापमान का अंतर आपको बता दिया और पानी का जमना भी आपको बता दिया। और ये जो आंधी और बारिश है ये भी इसके कारक है क्योंकि तापमान के घटने और बढ़ने में सहायता करते हैं। जल और जल में उपस्थित रसायन भी चट्टानों के साथ अभिक्रिया कर सकते हैं और उनकी संरचना में रासायनिक परिवर्तन कर सकते हैं भी। तो इसने कहा कि जो जल है ना, जल के अंदर जो रासायनिक पदार्थ उपलब्ध होते हैं, ठीक है, वो भी क्या कर सकते हैं, इसको ये अभिक्रिया कर सकते, चट्टानों के साथ अभिक्रिया कर सकते हैं। उनका जो आपकी संरचना में रासायनिक परिवर्तन कर सकते हैं। संरचना में रासायनिक परिवर्तन का मतलब है कि उनकी जो बनावट है वो उसको 1 मिनट रुकना अभी, 1 मिनट का टाइम दो मुझे। शायद आवाज़ आपको सही से नहीं आ रही होगी। चलो ठीक है भई, हो गया। ठीक है। तो इसने कहा कि जो जल में रासायनिक पदार्थ उपलब्ध होते हैं ना, वो क्या कर सकते हैं कि उन जो आपकी रासायनिक चट्टान है, उनके साथ आपको रासायनिक अभिक्रिया उनके साथ कर सकते हैं और रासायनिक अभिक्रिया करेंगे, तो आप बताइए रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या होता है? आप कहेंगे सर नया पदार्थ बनता है और उसका मूल रूप भी चेंज हो जा सकता है। तो यही बोला है कि चट्टान की जो संरचना क्या है, उसका मूल रूप भी वो क्या करते हैं? परिवर्तित कर सकते हैं।
रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण आपने चित्र 5.10 में खैर देखा था। यहाँ मूल रूप से काले रंग की एक चट्टान जिसे बेसाल्ट कहते हैं, जिसमें लोहा पाया जाता है, रासायनिक रूप से परिवर्तित होकर एक लाल रंग की परत उत्पन्न करती है। लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। उसमें लोहा था आपका, जो आपकी एक चट्टान थी बेसाल्ट, उसमें क्या था? लोहा था। और हमने पढ़ा था यदि लोहा पानी और किसके संपर्क में आ गया? पानी और वायु के संपर्क में आ गया तो किस में बदल जाएगा? उस पे एक जो भूरे रंग की परत है ना, लाल रंग की परत उस पे जम जाएगी। तो इसलिए वही कह रहा है, लोहे वाली प्रक्रिया को बता रहा है कि मूल रूप से एक जिसे एक बेसाल्ट कहते हैं, इसमें लोहा पाया जाता है। ये बात समझ में आ गई आपको? तो एक क्या है कि रासायनिक रूप से परिवर्तित होकर एक लाल रंग की परत उत्पन्न करती है भी। ठीक है? यह लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण होता है, जो चट्टानों के लंबे समय तक जल अथवा जल वाष्प युक्त पानी के संपर्क में रहने के कारण होता है। जल वाष्प युक्त वायु के संपर्क में, क्योंकि आपको जल वाष्प मतलब जल मिल गया और वायु हवा मिल गई। हवा मिल गई तो लोहे को तो जंग लगेगा, तो उसका रंग क्या हो गया? लाल हो गया। और क्या बन गया? आयरन ऑक्साइड। चट्टानों में होने वाले इन भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों को सामूहिक रूप से अपक्षय कहा जाता, जिससे अंतः मृदा का निर्माण होता है। और ये क्या है कि इस प्रकार के उसमें भौतिक परिवर्तन भी होते हैं और रासायनिक परिवर्तन भी होते हैं। इनके कारण क्या होता है कि चट्टानें टूटती हैं भी, क्योंकि आपकी देखिए बेसाल्ट चट्टानें थी, उसमें आयरन था, उसको जंग लगा। ठीक है? मतलब लाल रंग की एक पपड़ी बनी, धीरे धीरे वो पपड़ी कमजोर होकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगेगी। तो इससे क्या हो? चट्टान टूटेगी। ये नहीं ये 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल की बात है, ये करोड़ों साल की बात है। और क्या फिर हमारे मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो मिट्टी का निर्माण किन परिवर्तनों के कारण हुआ है? तो मिट्टी का निर्माण रासायनिक और भौतिक दोनों परिवर्तनों के कारण मिट्टी का निर्माण हुआ है। यदि आपको उदाहरण दे के पूछें तो आप बता सकते हैं। अब आप पूरी प्रक्रिया को शॉर्ट में समझ लीजिए 2 मिनट में। तो सबसे पहले क्या हुआ कि चट्टानों का टूटना हुआ। सबसे पहले भौतिक परिवर्तनों के दौरान भी चट्टानों क्या हुई? टूटी, क्योंकि तापमान में अंतर आया, आपका उनके अंदर जल पहुंचकर जल जम गया। ठीक है? पौधों की जड़ों के कारण चट्टानें कमजोर हुई और वो क्या है? धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में टूटी। इसके अतिरिक्त उनमें क्या हुए? रासायनिक परिवर्तन भी हुए कि यदि कोई आपकी कोई रासायनिक चीज कोई आपका उसमें उपलब्ध था, कोई तत्व उसमें उपलब्ध था चट्टान में, जैसे बेसाल्ट की चट्टान है, उसमें क्या है? लोहा क्या था आपका उपलब्ध था। तो वायु और किसके संपर्क में? जल के संपर्क में लंबे समय तक रहने के कारण पे लाल रंग की पपड़ी जम जाती है और धीरे धीरे जो चट्टान है वो क्या है? उसका अपक्षय होना स्टार्ट हो जाता है। अपक्षय मतलब कि वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना स्टार्ट हो जाती है भी। ठीक है? अतः क्या होता है? मृदा का निर्माण होता है लास्ट में। चट्टान के धरातल पर तलछट हुई, ये देखिए आपका। और ये वो लाल परत है जो आप बोल रहे हैं ना कि ये है आपका ये आयरन ऑक्साइड। और ये आपका है छोटे छोटे इसके कारण, पेड़ों के कारण, आपका बारिश के कारण, आपका तापमान में अंतर के कारण। और ये आपकी क्या है? ये आपकी है आयरन ऑक्साइड के कारण। बेसाल्ट की ये चट्टानें जब ये लंबे समय तक वाष्प और वायु के संपर्क में रही या फिर पानी के संपर्क में रही तो क्या हुआ कि यहाँ एक लाल रंग की परत जमनी स्टार्ट हो गई, जिसको आयरन बोलते हैं हम। आयरन ऑक्साइड, लोह ऑक्साइड भी आप बोल सकते हैं। अब अपरदन। क्या आपने नदी के तल अथवा झीलों के में महीन रेत को एकत्रित होते देखा अभी? तो आप क्या देखते हैं? नदी का जो तल है आपका, कभी नहर आपके यहाँ आती हो या कोई नदी बहती हो, जब वो सूख जाए तो वहाँ उसकी तलहटी में जाके देखना, आपको बारीक रेत मिलेगा, जिसको आप रेती बोलते हैं भी। क्या बोलते हैं? रेती बोलते हैं भी। एकत्रित होते देखा है। यह रेत तब बनती जब चट्टान, मृदा, कंकड़ और तल से टूटकर वायु और बहते जल जैसी प्राकृतिक शक्तियों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। इस प्रक्रिया को अपर्दन कहते हैं भी। ठीक है? अपर्दन की आपको परिभाषा बताई। मैं रेत की बात तो बाद में करूंगा, पहले मैं आपको अपर्दन बताता हूँ भाई। ठीक है? जब चट्टान, मृदा, कंकड़ और तलछट भी, ठीक है, जब आपका चट्टान है, मृदा है, कंकड़ है, तलछट टूटकर वायु और बहते जल जैसी प्राकृतिक शक्तियों द्वारा, जब हम इसको कोई भी, चाहे आपका बहता जल हो, चाहे आपका तेज हवा हो, इसके द्वारा क्या है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। इस प्रक्रिया को अपर्दन बोलते हैं। क्या है? इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? अपर्दन बोलते हैं। ठीक है? अब आप देखिए भी, मैं आपको समझा देता हूँ कि मान लेते हैं ये एक कण है आपका। ये क्या है? एक कण है। ये किसी कारण बहते जल में आ गया। अब ये क्या है कि जल बहने के साथ क्या है? ये लुढ़कता हुआ चलेगा भी।
लुढ़कता हुआ चल रहा, धीरे-धीरे ये गोल हो जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि चलता जाएगा और बिल्कुल बारीक कण बन जाएगा, मतलब रेत बन जाएगा और ये कण हज़ारों लाखों कण इस प्रकार से पानी में चलते हैं और वो क्या नीचे आपके रेत के रूप में वो जमा हो जाते हैं। आपको समझ में आ गई रेत कैसे बनती है? और अपर्दन किसे बोलते हैं? जब भूमि की ऊपरी परत बोल सकते हैं हम। क्या बोल सकते हैं? भूमि की ऊपरी परत। ऊपरी परत में तो ये सारी चीज़ होती हैं आपकी, कंकड़ है, तलछट है, ये सारी ऊपरी परत। जब वायु या तेज पानी के कारण जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, तो इसको हम बोलते हैं अपर्दन। क्या बोलते हैं? अपर्दन। आपको आगे बात में अपर्दन किसे कहते हैं? या फिर आप पूरी डेफिनेशन याद रखो तो यही रखिए, जब चट्टान, मृदा और कंकड़ और तलछट 4 चीज़। चट्टान, मृदा, कंकड़ और तलछट टूटकर, क्या है ये? टूटकर मतलब छोटे-छोटे कणों में टूटकर वायु या बहते हुए जल किसी भी प्राकृतिक शक्तियों द्वारा, प्राकृतिक शक्ति इनको बता दिया गया, बहता हुआ जल और वायु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं? अपर्दन बोलते हैं। चीजें क्लियर? कोई डाउट नहीं? भूस्खलन के दौरान होने वाला अपर्दन भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है भी। नदी में स्थित चट्टानें और कंकड़ प्राय बहते जल से लगातार होने वाले कटाव के कारण चिकने दिखाई देते हैं। जब जल अथवा वायु की गति कम हो जाती तो अपर्दन के कारण द्वारा लाए गए ये पदार्थ नीचे बैठ जाते हैं, जैसा कि झीलों एवं महासागरों में होता है। ये तलछट समय के साथ कठोर होते जाते हैं, इनमें नई चट्टानें बन जाती हैं। इनमें से अधिकतर परिवर्तन हजारों वर्षों में होते हैं और ये उत्क्रमित नहीं किए जा सकते भी। कहता है कि ये है तो क्या भौतिक परिवर्तन भी, लेकिन इनको हम उत्क्रमित नहीं कर सकते, वापिस नहीं कर सकते, क्योंकि ये धीरे-धीरे क्या है वहाँ पे दोबारा लाए जाते हैं नदियों द्वारा बहाकर और एक परत के बाद दूसरी परत, तीसरी परत, चौथी परत, 5वीं परत, 6ठी परत, इस प्रकार लगातार परतें जमती जाती हैं और वो एक चट्टान का रूप ले लेती हैं भी। क्या है? चट्टान का रूप ले लेती है भी, ठीक है? भूस्खलन मतलब भूमि का ही पूरी तरह कटाव मान लीजिए, ठीक है? के दौरान होने वाला अपर्दन भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। ये क्या है? भौतिक परिवर्तन, इसमें स्वरूप चेंज नहीं होता अभी आपका, ठीक है? सॉरी, भौतिक परिवर्तन स्वरूप चेंज होता है, मूल रूप चेंज नहीं होता। नदी में स्थित चट्टान, कंकड़ प्राय बहते जल से लगातार होने वाले कटाव के कारण चिकने दिखाई देते हैं भी। जो आपके ये है ना कण है आपके, तो लगातार ये क्या रहेंगे, कोई चीज़ आपकी लगातार लुढ़कती रहेगी तो आखिर में क्या हो जाएगी? चिकनी हो जाएगी। कई एक बार आपने रेती लेके आए होंगे तो आपने देखा होगा इसमें आपको चिकने चिकने पत्थर मिलते हैं अभी, तो उन्हीं पत्थरों की ये बात कर रहा है अभी, ठीक है? चिकने दिखाई देते हैं। जब जल अथवा वायु की गति कम हो जाती तो अपर्दन के द्वारा लाए गए ये पदार्थ नीचे बैठ जाते। जब इनकी गति कम हो गई तो ये पदार्थ क्या नीचे बैठ जाते हैं, जैसा कि झीलों और महासागरों में होता है। ये तलछट समय के साथ कठोर हो जाते हैं। देखो जो नहर वगैरह में होते हैं, जो छोटी-मोटी नदियाँ होती हैं, उनमें से तो हम इसको निकाल लेते हैं। लेकिन जो बड़ी-बड़ी नदियाँ होती हैं, उनमें से हम निकाल नहीं पाते और ये क्या है? जमते जाते हैं। एक परत के ऊपर फिर दूसरी परत आएगी, फिर पानी आएगा, फिर तीसरी परत। इस प्रकार क्या है? नई चट्टानें इसमें बन जाती हैं। इनमें से अधिकतर परिवर्तन हज़ारों वर्षों में होते हैं और ये उत्क्रमित नहीं किए जा सकते। उत्क्रमित का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? वापिस इनकी उसी फॉर्म में ये नहीं जा सकते जहाँ से हमने स्टार्ट किया था अभी। तो ये था आपका अध्याय नंबर 5वीं। इसका कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो मैं कोशिश करूँगा आपको और बढ़िया तरीके से समझाने की। तो मिलेंगे अगले लेसन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।